हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्डी में। तो बताइए क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी दोनों। बताइए कैसी चल रही है। आई होप कि एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, कल हम लोगों ने थोड़ा सा वूलन मतलब वूल के बारे में पढ़ा था, ऊन के बारे में। और आज भी हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वूलन फैब्रिक, जो ऊनी कपड़े के थोड़े से जो प्रकार होते हैं। थोड़े से क्या मतलब एक दो तीन जो भी होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये सब पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे अब आपको पता ही है कि रिवीजन हमें करना है। और उसी रिवीजन मतलब रिवीजन करते करते ही हमें एक दो चार पॉइंट ऐसे निकल आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। और उसको रिवीजन करने का यही फायदा होता है। आप जितने टाइम रिवीजन करेंगे उतने टाइम आपको कुछ नया नया पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ जो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो आपको पता ही है, ये जो आज का कंटेंट है वो आपका टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी नेट या जो भी होम साइंस के एग्जाम है, आईसीआर आपका नेट है, पीएचडी का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, उन सभी मतलब एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब बिना किसी देर के जो है स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में बहुत ही मतलब कई सारी चीज़ें हैं। हम लोग कुछ थ्योरी भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और मतलब जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपको बस देखते हुए जाना और आगे हम लोग मिलते हैं फिर। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, क्योंकि अभी तक सब लोग जग ही रहे होंगे तो अभी गुड इवनिंग ही चलेगा। और जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपको गुड इवनिंग ही है। ठीक है, और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम दिखा रहा है, एकदम सनसेट आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल फोटो है, ऐसे ही सनसेट मुझे आज देखने को मिला तो मैंने सोचा तुरंत कैप्चर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। कोशिश किया करिए आप लोग भी कि सुबह जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो आप लोग भी थोड़ा सा उसमें देखा करिए। अच्छा, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। और जहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके वहाँ से बिल्कुल एकदम दिमाग लगाए रहिए, तुरंत पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लीजिए और फील करिए उसको, है ना। क्योंकि इस समय जो है पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप भले थोड़ा सा बहुत अच्छी जगह घूम ना पाएँ, बहुत अच्छा कुछ कर ना पाएँ जो आपका मन करे, बट ये कोशिश करिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर रखिए। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्ञान की बातें हो गई। चलिए अब हम लोग अपने कंटेंट की तरफ आगे आते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊनी कपड़े के प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये जो एक है आपका वॉस्टेड और एक है आपका वुलन। ठीक है, यानी कि वॉस्टेड वस्त्र, इसको हिंदी में भी वॉस्टेड ही बोलते हैं और इसको भी मतलब इंग्लिश में भी वॉस्टेड और हिंदी में भी वॉस्टेड, और ऊनी कपड़े को हम लोग वुलन बोलेंगे। एक सेकेंड, काफी मोटा। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए आपके, कौन से, ऊनी वस्त्र आपके। अब हम इसको देखेंगे वॉस्टेड वस्त्र क्या होते हैं और ऊनी वस्त्र क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख रहे हैं वॉस्टेड जो फैब्रिक होता है, मतलब कि जैसे आपका ऊन होता है, एक नॉर्मल वूल होता है और एक होता है वॉस्टेड ऊन, मतलब कि वॉस्टेड फाइबर। तो वॉस्टेड फाइबर से ही आपके वॉस्टेड फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फैब्रिक के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो वॉस्टेड आपके फैब्रिक होते हैं वो 5 से 20 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 5 से 20 सेंटीमीटर। देखिए कितनी, 5 से लेकर के 5 to 20। ठीक है, 5 to 20 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। और ये बटे हुए ऊन के रेशों से बुने जाते हैं, यानी कि जो आपके वॉस्टेड फैब्रिक होते हैं इनका मतलब जिन धागों से, जिन ऊन से इनको बनाया जाता है वो ऊन के धागे कैसे होते हैं, वो बटे हुए होते हैं। बटे हुए मतलब अच्छी पूरा एकदम कसावट लिए हुए और अच्छी सी इसमें ऐंठन होती है। तो इससे जो वस्त्र बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक है, और इनका जो फाइबर होगा वो कैसा होगा, लंबे होते हैं रेशे इनके। ठीक है, इसके बाद जो इसके लंबे रेशे होते हैं उनको अच्छे से कार्डिंग एवं कॉम्बिंग करी हुई होती है। कार्डिंग कॉम्बिंग मतलब कि इनकी धुनाई भी की गई होती है और कंघी किया गया होता है। कंघी करने से क्या होता है, रेशे बिल्कुल जो लंबे रेशे होते हैं वो बिल्कुल एकदम समान सतह के और बिल्कुल समानांतर, मतलब एक बराबर उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो रेशे होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं। और जब एकदम बराबर समानांतर रहेंगे तो जब इनसे कपड़े बनाए जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे कपड़े बनेंगे। इसके बाद इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उनकी वस्त्र की सतह कैसी होती है, बिल्कुल चिकनी होगी, कोमल होगी, बहुत ही। आपका हाथ जैसे आप उस पर फिराएंगे अगर अपना, तो आपका हाथ बिल्कुल ही बहुत ही सॉफ्टली एकदम से उस पर फिर जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी उबड़ खाबड़ या फिर कोई बहुत रफ टेक्सचर की बुनाई होगी, बहुत स्मूथ टेक्सचर की बुनाई होगी इससे। ठीक है, इसके बाद इससे जो बने जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, वस्त्र हल्के भी रहेंगे और मजबूत भी रहेंगे। और ऐसे उनके जो कपड़े बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना। आपने देखा होगा कि अगर कपड़े हम कुछ कपड़े लेते हैं वो हाथ में उठाने में बिल्कुल हल्के, मतलब हल्के रहते हैं, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही गर्माहट और बहुत ही अच्छा रहता है। कभी कभी तो छूने में ऐसा लगता है कि ये इतना इतना हल्का है, ये तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं रोकेगा या हमारे शरीर को बिल्कुल भी गर्मी नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो वाले जो आपके स्वेटर या वुलन कपड़े होते हैं वो आप ये समझ लो कि वो वेस्टेड फैब्रिक से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टेड फैब्रिक। अभी आगे हम लोग वेस्टेड और वुलन में डिफरेंस भी देखेंगे।
अभी हम देख ले रहे हैं कौन सा रेशा कैसा है। इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि 5 से 20 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है और ये वाला जो ऊन होता है वो काफ़ी बटा हुआ और लंबे रेशे होते हैं इसके। और इन रेशों में जो सबसे की पॉइंट आप कह सकते हो, ये जो धुनाई और कंघी लिखा हुआ मतलब कि कार्डिंग एवं कॉम्बिंग करी जाती है वॉस्टेड रेशो पर, ठीक है। और इसकी सतह जो होती है चिकनी होती है और वस्त्र जो होता है वो हल्का और मजबूत होता है। हल्का का मतलब लाइट वेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वुलन वस्त्र, ठीक है, मतलब कि वुलन फैब्रिक जो होते हैं। एक सेकेंड। तो इसमें जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे रेशे लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। उधर हमने पढ़ा कि 5 से 20 सेंटीमीटर तक होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो 5 सेंटीमीटर तक ही लंबे होते हैं जो वुलन फैब्रिक है आपके। और इसमें क्या होता है, कंघी व समानांतर करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सीधी बात ये है कि इसमें कार्डिंग और कॉम्बिंग नहीं करी जाती है, इनको समानांतर नहीं किया जाता। ये जिस तरह से होते हैं उसी तरीके से वुलन मतलब जो फाइबर होते हैं वुलन फाइबर, उनसे धागा बना करके इनका कपड़ा बना दिया जाता है। इसके बाद होता है कि इसमें कम बटाई, अभी हमने पढ़ा ना उधर कि बटाई उसमें ज़्यादा करी जाती है और कम ऐठन वाले धागे होते हैं। इनमें बटाई कम करी जाती है और जो धागे होते हैं इनमें ऐठन भी कम होती है। तो आप ये सोचो जब धागों में ऐठन कम दी जाती है तो जब उससे फैब्रिक बनाया जाता है, मतलब बुनाई की प्रक्रिया जब करी जाती है तो वो जो फैब्रिक बनेगा ना उसकी जो बुनावट होगी वो काफ़ी डेंस नहीं होगी, वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जालीदार कपड़ा बन सकता है। जालीदार नहीं कहेंगे, मतलब डेंस समझ रहे ना, बहुत घनी संरचना नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो इस वजह से कम ऐठन वाले धागों का उपयोग इसमें करते हैं। यानी कि जो वुलन फैब्रिक बनाए जाते हैं इसमें जो वुलन के फाइबर होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऐठन उसमें नहीं दी जाती और उनको बटाई भी उनमें अच्छे से नहीं करी जाती है। और इसकी जो बुनावट होती है वस्त्र की वो कैसी होगी, ट्रिल बुनाई की तरह होती है। ट्रिल बुनाई आपको पता है ना इस तरीके से होती है, तिरछी तिरछी करके, ठीक है। तो इनकी ये विशेषता हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वुलन फैब्रिक और जो आपका वस्टेड है, मतलब वस्टेड फैब्रिक और वुलन फैब्रिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने जो है इसमें आपके बिल्कुल 13-14 पॉइंट हैं, काफ़ी हैं। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि अगर आपको नोट करना हो या आपको एक रखना हो तो आप रख सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। इसमें से मैंने सोचा कि मैं काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें से निकाल लूँ, एलिमिनेट करके आपको दिखाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसीलिए मुझे सभी इंपॉर्टेंट लगा, सो दैट मैंने यहाँ पे सब इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए इधर वाला होगा वस्टेड, इधर वाला होगा आपका ऊनी, ठीक है। तो जो ऊनी है इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। एक सेकेंड, हाँ सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो मुझे थोड़ा वीडियो रोकनी पड़ी। अच्छा अब हम देखते हैं अंतर की बात, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका होता है जो वस्टेड धागा होता है वो लंबे और कैसे होते हैं, सीधे रेशों से बुना जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो छोटे रेशों से बुने जाते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस जो वो ये है। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको कि इसमें धुनाई और कंघी की जाती है, इसमें कड़ा वेफ्टन दिया जाता है और इनकी जो तनाव सामर्थ्य मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसमें वो काफ़ी अधिक होती है और इनमें धागों को क्या किया जाता है, रंजित किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, केवल इसमें धुनाई करी जाती है और इनमें ढीला वेफ्टन दिया जाता है और धागे कैसे होते हैं, थोड़े से होते हैं। तो ये हमारा हो गया, बहुत ही बेसिक सी बात है। और आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इतना आपका इनफ है, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे भी और देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रेशे समानांतर स्थिति में होते हैं और रेशे अंशतः समानांतर स्थिति में होते हैं। इसमें क्या हो गया देखिए समांतर स्थिति में होते हैं, ठीक है। समानांतर मतलब पूरी तरीके से ये समांतर स्थिति में होते हैं, लेकिन इसमें क्या अंशतः का मतलब क्या है कि मतलब थोड़े कम समांतर स्थिति में होते हैं। अंशतः मतलब थोड़ा, ठीक है, थोड़ा लिटिल अमाउंट में होते हैं और इसमें पूरी तरीके से होते हैं। अब हम 4th नंबर पे देखेंगे कि धागे चिकने एवं अच्छी ऐठन वाले होते हैं। धागे मतलब अभी हमने पढ़ा कोमल और मतलब बढ़िया होंगे और अच्छी ऐठन होगी, और इसमें धागे कम मजबूत और कम ऐठन वाले होंगे, ठीक है। इसमें भार में हल्के होते हैं, जो वस्टेड वस्त्र होते हैं आपके वो भार में हल्के होते हैं और ये जो क्या बोलते हैं ऊनी वस्त्र होते हैं वो वस्टेड की अपेक्षा अधिक भारी होते हैं, ठीक है, जो ऊनी कपड़े होते हैं। इसके बाद है इसकी सतह, जो वस्टेड धागे हैं उन वस्टेड फैब्रिक है, इनकी सतह चिकनी कठोर और खुरदरी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनकी सतह जो यहाँ पर आप देखो कि वस्टेड वाले की चिकनी होगी, कठोर होगी और खुरदरी होगी, लेकिन जो ऊनी वाले की होगी उसकी मुलायम, रोएदार तथा मोटी होती है और अस्पष्ट नमूना प्रायः सादा बुनाई, कभी कभी ट्रिल वस्टेड वस्त्रों की धागा की गणना कम होती है, ठीक है। ये सीधी सी बात है इसमें। फिर नेक्स्ट है कि इसकी बुनाई अधिक होती है, जो 7th नंबर पर है। एक सेकेंड ये ढक जा रहा है, तो इसमें देखिए 7 नंबर पर है, इनकी बुनाई अधिक घनी होती है, ठीक है। अस्पष्ट बुनाई नमूना मुख्यतः कभी कभी सादी ट्विल, कहने का मतलब ये है अस्पष्ट जो इसकी बुनाई होगी वो घनी होती है और इसमें जो नमूना दिखता है कभी कभी सादा नमूना दिखता है, कभी कभी ट्विल वाला नमूना भी दिखता है। और जो ऊनी वाले में है 7 नंबर पे वो जैसे आपका मतलब इस तरफ वाला, तो इसमें जो है इनकी आकृति वस्टेड के समान होती है, कहने का मतलब जो बुनाई की बात है वो थोड़ा सा एक दूसरे से सिमिलर होगी, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा है फिर 8 नंबर पर कि इस पर लोहा अधिक समय तक कायम रहता है। लोहा मतलब जब हम आयन करते हैं कपड़े को तो इस पे
अधिक समय तक रहेगा, ठीक है। और इस पर दबाव पड़ने के स्थान पर ढीला हो सकता है, जैसे आपने बहुत दबाव वगैरह डाला अगर वूलन कपड़ों पे तो वो ढीला पड़ जाएगा। ये चीज़ आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे होता है ना जब कभी आप थोड़ा सा बहुत अच्छे कपड़े ना खरीदें अगर हम लोग वूलन वाले, तो वो जरा सा उनको धुल दीजिए या खींच दीजिए तो वो खराब हो जाते हैं, मतलब उनकी आकृति या उनका शेप जो होता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे धागों से नहीं बने होते हैं। फिर है हमारा कि ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा, ये 9 वाला, ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा कम सिलवट पड़ती है। इसमें क्या होता है, सिलवट जो होगी वो कम पड़ेगी और अधिक मजबूत तथा चिरस्थायी होते हैं। अधिक मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं और क्या होते हैं, काफी समय तक चलते हैं, ठीक है। त्वचा पर लगने से खुरदरा प्रतीत होता है, धूल के लिए अधिक अधिक प्रतिरोधी होता है। कहने का मतलब खुरदरा प्रतीत होता है, लेकिन जो अगर क्या बोलते हैं, धूल के लिए अधिक प्रतिरोधी, मतलब धूल इस पे जल्दी नहीं आके चिपक सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वस्टेड वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं किंतु उतनी चिरस्थायी नहीं। जो वुलन आपके कपड़े होते हैं वो गर्म तो होते हैं, लेकिन इनकी तरह बहुत ज्यादा दिन तक ये नहीं चलते हैं, ठीक है। अब इनको मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, मतलब ये बहुत डीप में है, और डीप क्या है मतलब इतना ज़्यादा कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये देखिए अधिक महंगा होता है, जो वस्टेड होता है आपका ये वाला, देखिए कैसा है, अधिक महंगा होता है और सिले हुए तथा पोशाकी पहनावे के लिए उपयुक्त होता है। पोशाकी पहनावे मतलब जैसे कोई आपको बहुत पार्टी वियर या फिर बहुत मान लीजिए किसी कार्यक्रम में या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए इसमें कपड़े बनाए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ कि उष्ण जलवायु के देशों में पहनने वाले कोटों व सूटों कामकाज के पहनावे के लिए अच्छे रहते हैं। मैंने बताया ना ओकेजनली पहने जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है इतना कॉस्टली है तो लोग ओकेजनली ही इसको यूज करेंगे। इसके बाद देखिए ऊन वाले में लिखा हुआ है इधर कि यदि घटिया धागा प्रयुक्त किया गया हो तो वस्त्र धागा से सस्ता होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि इसमें अगर थोड़ा पुअर क्वालिटी का धागा यूज करेंगे तो उससे सस्ता ही वस्त्र बनेगा। खेल उपयोगी वस्त्र, जैकेट, स्वेटर, कंबल सर्दी के लिए उत्तम रहता है, ठीक है। एक सेकंड, ये सब जो धागे हैं आपके वो किसके, कंबल सर्दी और उसके लिए उत्तम रहेंगे, और जैकेट स्वेटर इन सारी चीजों के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद है सतह चिकनी होने के कारण इसमें धूल कण, मिट्टी व गंदगी जो होती है अन्य सरलता से प्रवेश कर जाती, ठीक है। और इसमें लिखा है कि सतह खुरदरी होने से इनमें धूल कण, गंदगी और मिट्टी का शीघ्रता से प्रवेश नहीं होता है। यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए कि सरलता से प्रवेश नहीं होता है, ये आगे अभी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए जिसकी सतह चिकनी होगी जाहिर सी बात है धूल उस पर आकर के चिपक नहीं पाएगी, फिसल करके हट जाएगी, कपड़ों में ऐसा माना जाता है। और जो आपका वुलन वस्त्र है वो छूने में खुरदरा और थोड़ा सा रफ टेक्सचर का होगा तो धूल आकर के उसमें चिपक सकती है। आगे हम देखते हैं यही वाला, देखिए कि मिट्टी व अन्य गंदगी सरलता से, ये देखिए, प्रवेश नहीं कर पाती, इस कारण वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है कि सरलता से प्रवेश कर जाती है इसलिए इन्हें गंदा कर देते हैं, धोने के पश्चात शीघ्रता से साफ भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसमें देखिए दबाव पड़ने से इनका आकार नहीं बिगड़ता है और इनका आकार जल्दी से बिगड़ जाता है, ठीक है। इन पर कठोर परिसज्जा दी जाती है, किस पर, वस्टेड काउंट, जो वस्टेड फैब्रिक है, और इसमें जिसके फलस्वरूप सतह जो उसकी होती है चिकनी हो जाती है, जैसे झुलसाना। झुलसाना का मतलब जो ऊन, इस पर जो कपड़े बनाने के बाद जो ऊन की गांठें वगैरह बची रहती हैं उनको झुलसा दिया जाता है, ये फिनिशिंग कर दी जाती है। इस पर थोड़ी सी सॉफ्ट फिनिशिंग करी जाती है, जैसे भाप देना, रोएं उठाना आदि। तो ये सब फिनिशिंग जो होती है आपकी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इन्हें आसानी से दूसरे रेशों के साथ मिश्रित नहीं कर सकते। जो वस्टेड फैब्रिक आपका, इन मतलब जिन धागों से वस्टेड जो फाइबर होते हैं, इन फाइबर को आप दूसरे धागों के साथ मिश्रित नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, कई सारे अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके आप वस्त्र तैयार कर सकते हैं। इसमें ये 14 पॉइंट था, मैं मान रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें से एक लाइन जो है थोड़ा नोट डाउन कर लो तो आपके लिए बेटर होगा। वैसे स्टार्टिंग के जो 3-4 पॉइंट थे वही ज़्यादा बेटर थे और वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे भी थे। लेकिन हाँ, नेट की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनको जो है सारे पॉइंट्स और पूरे 14 के 14 पॉइंट्स आपको लिख लेना चाहिए और अच्छे से समझ भी लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि नेट में काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखिए अब आना क्या है, ये देखिए जैसे वस्टेड धागा होता है ना, ये वाला आपका, ये है आपका वस्टेड, ये वाला जो है, ये वाला धागा जो आपको दिख रहा है ये आपका वस्टेड धागा है। आप देख सकते हो कितना सीधा सीधा है, बिल्कुल ऐसे बढ़िया। एक सेकंड, सॉरी, ये आप देख सकते हो कि एकदम सीधा सीधा जा रहा है, थोड़ा सा घूम घूम के जा रहा है, लेकिन इतना तो घुमाव होना चाहिए ना इसमें, नहीं तो बुनाई कैसे होगी। तो ये इस तरीके देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है। और जो आपका ऊनी धागा है वो देखिए कैसे इधर उधर करके ऐसे ऐसे है ना, इस तरीके से है। जैसे जो अच्छा धागा माना जाएगा वो कौन सा अच्छा माना जाएगा, इसको हम लोग बिल्कुल गुड क्वालिटी का समझते हैं, ठीक है, ये वाला जो, और इसको थोड़ा सा बैड तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा बैड क्वालिटी का इसको समझते हैं। तो ये आपका अंतर हो गया। अच्छा, अब दूसरा हम देखते हैं, ये देखिए आप जो कुछ क्या बोलते हैं, जो मार्क लगाए जाते हैं, तो आपको पता है कि ऊनी कपड़ों पे कौन से मार्क लगाए जाते हैं, वूल मार्क। ये देखिए इस तरीके का बना होता है, देखिए ऊन का एक वो बना हुआ है, तो इस तरीके से है ना,
ये आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका सिल्क मार्क, जो सिल्क का कपड़ा होता है उस पे इस तरीके का मार्क लगाया जाता है। ये मुझे लगता है ककून का थोड़ा सा शेप ऐसा ही होता है, इस वजह से इन्होंने इस तरीके का मार्क यूज कर रखा है, ठीक है। इसके बाद ये आपका हॉल मार्क है, तो हॉल मार्क आपको पता है कि जितनी भी गोल्ड वाली चीजें होती हैं उन पे हॉल मार्क लगाया जाता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मुझे मिली ये पिक्चर, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, तो आपके लिए थोड़ा याद करने में इजी रहेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने बिल्कुल स्कीमा में फिट कर लीजिए, ठीक है। अगर स्कीमा आप बताइएगा कि स्कीमा वाला जो टर्म है वो किसने दिया है और स्कीमा का मतलब क्या होता है, और ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कीमा बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक दिन हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था ना कि वस्त्र की कार्यक्षमता से तात्पर्य है, तो वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण और व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति दे रखा है ना, ये व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका वस्त्र होगा, तब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, वस्त्र होगा, कि वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि होना, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ऑप्शन तो यही पहले भी यही सही था, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की जगह वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा डाउट खत्म हो गया। अब हम आते हैं नए नए क्वेश्चन पे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें पहले से ही निशान लगा हुआ, ठीक है। तो लेकिन सारे में नहीं लगा, बट कुछ में लगा हुआ था, तो लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आंसर यहाँ से आपको पहले दिख जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। फिर ऊनी रेशे बने होते हैं प्रोटीन के, कार्बोज के। अब इसमें ऑप्शन लगा ही हुआ, तो इसमें मैं क्या दो बार पढ़ूँ, है ना, एकदम बच्चों जैसा हो जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है लामा ऊंट जाति का पशु है, इसके बालों से ऊन प्राप्त होता है, यह पाया जाता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शन वो है आपका अमेरिका, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर सही है वो साउथ अमेरिका होगा। अमेरिका लिखा है, अगर साउथ अमेरिका लिखा होता तो आप साउथ अमेरिका पे जाते। फिर है विश्व का सबसे महंगा मिंक कोट मिंक बनता है, ठीक है, मिंक कोट जिसको बोलते हैं। तो ये आपको पता ही है, कल हमने पढ़ा था, विक्यूना के बालों से बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा ही, तो किस, एक सेकंड सॉरी, हाँ, तो किससे तैयार किए जाते हैं, छोटे ऊनी रेशों से। वही वाली बात आ जाएगी आपकी फिर से, लंबे ऊनी रेशों से हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद मेरिनो ऊन है, तो मेरिनो ऊन जो होता है आपका, वो मेरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है, और ये फर्स्ट ग्रेड का ऊन होता है ना, फर्स्ट क्लास 1 जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉगेट वून कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यहाँ से आपको आंसर लगा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हॉगेट वून किसको कहा जाता है, 8 माह के भेड़ से शरीर से प्राप्त बाल को, या फिर 12 से 14 माह की भेड़ के शरीर से प्राप्त बाल को, मरे हुए भेड़ के शरीर से प्राप्त बाल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 8 माह के भेड़ के से प्राप्त ऊन होता है उसको हम लोग मेमने का ऊन बोलते हैं। इसके बाद 12 से 14 माह की जो भेड़ होती है उसको हम लोग हॉगेट वूल बोलते हैं, ठीक है। और मरे हुए भेड़ के शरीर से जो प्राप्त वूल होता है उसको हम लोग डेड वूल बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है टैगलॉक वूल होता है, यहाँ पे देखिए टैगलॉक वूल होता है उत्तम श्रेणी का, निम्नतम श्रेणी का, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो आ जाएगा बी, यानी कि निम्नतम श्रेणी का ये ऊन होता है, ठीक है। फिर है कि मैरिनो ऊन है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, हाँ मैरिनो ऊन है, ये 2 बार हो गया, सॉरी। अच्छा ये भी रिपीट हो गया, कितनी बार मैंने कर दिया भाई। तो वॉस्टेड वूल तैयार किए जाते हैं लंबे ऊनी रेशों से, दोबारा से एक बार देख लेते हैं ना। फिर है कि कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों की सफाई की जाती है, आपको पता है ना, ऊनी जो कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग होती है वो किस पे दी जाती है, मतलब ऊन पे ही किया जाता है। ऊन की गंदगी वगैरह को इसमें साफ किया जाता है, जो ग्रीस वगैरह लगी होती है ऊन पे, उससे मतलब रेशों की सफाई करी जाती है। तो क्या है आपका NaOH के घोल से, H2SO4 के घोल से, या बेंजीन के घोल से, या साबुन एवं पानी के घोल से। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, H2SO4 के घोल से सफाई इसकी करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब हम दूसरा कलर यूज करते हैं, रेड पे आ जाते हैं, ठीक है। सभी वस्त्रों की रानी किसको कहा जाता है, रेशम को, कपास को, लिनन को, नायलॉन को। आपको भी पता है रेशम को कहा जाता है, क्योंकि भाई रानी के चाय में जो है रेशम बेचारा गिर गया था, सॉरी रेशम नहीं गिर गया था, रेशम का कीड़ा गिर गया था, तो वहीं से रेशम का आविष्कार ही हुआ। इसके बाद है कि रेशम का जन्मदाता माना जाता है भारत को, अमेरिका को, श्रीलंका को, चीन को। पता है आपको, चीन को, ठीक है। फिर है कि रेशम की देवी कहा जाता है इंदिरा गांधी को, सरोजनी नायडू को, या विक्टोरिया को, या सी लिंगची को, ठीक है। तो आपको पता ही है कि किसको कहा जाता है, सी लिंगची जो थी इनको रेशम की रानी कहा जाता है, सॉरी रेशम की देवी, ठीक है। फिर है कि रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है भारत को, पाकिस्तान को, जापान को, या चीन को। ये भी आपको पता ही होगा, जापान को हम लोग सबसे पहला श्रेय देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टसर रेशम का उत्पादन होता है, ये तसर लिखा हुआ है, ये टसर होता है, ठीक है। तो टसर सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, कश्मीर में, माउंट आबू में, लद्दाख में, या बंगाल एवं बिहार में। ये भी आपको पता ही होगा,
बंगाल एवं बिहार में जो है टसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। फिर है कि रेशम के कीड़े यानी जो सिल्क वर्म होता है कि रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं इसके अंडे से, इसके प्यूपा से, या इसकी मौत से, या फिर इसके लार्वा से। ये जो चारों दिया गया है ये चारों स्टेज हैं। आपको पता है ना कि अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, ठीक है। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, पूछता है, इसको सीक्वेंस में आप लगाएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और रेशे जो प्राप्त किए जाते हैं इसके प्यूपा से प्राप्त किए, जब ये प्यूपा वाली सिचुएशन में होता है तो हम इससे जो है रेशे प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। ये स्राव हैं उसके, आपको पता है ना कि जो सिल्क वर्म होता है उसके 2 छिद्र होते हैं, उनमें से निकलता है। तो क्या निकलता है? वो सेल्यूलोज एवं मोम निकलता है, पेक्टिन एवं ग्लूटिनिन, या फिर सेरिसिन एवं फाइब्रिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है कि इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सेरिसिन एवं फाइब्रिन निकलता है, ठीक है। फाइब्रिन एक तरह का प्रोटीन है और सेरिसिन क्या है? गोंद है, ठीक है। फिर है कि रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्के चढ़ते हैं, ठीक है। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें रंग पूछ रहा है, जो आपका वेट रंग दिया है, क्षारीय रंग दिया है, अम्लीय रंग दिया है, तो इनके स्वभाव प्रकृति के रेशम के अनुरूप इनमें से कौन सा रंग है? आप बताओ कौन सा रंग है? अम्लीय रंग आपका जो होता है, यानी कि एसिड कलर जिसको हम कह सकते हैं, एसिड डाई, वो इनके लिए उपयुक्त होते हैं। किसके लिए? रेशम के लिए, ठीक है। फिर हमारा रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी रचना होती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो बदली हुई है। सीढ़ी जैसा घुमावदार ऐंठन रेशों से बना हुआ, या चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ, एवं सीधी छड़ जैसा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? एक तरीके का आपका होमवर्क है, ये आप बताएंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। फिर नेक्स्ट है अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त रेशम को कहते हैं टसर रेशम कहते हैं, इरी रेशम कहते हैं, मूंगा रेशम कहते हैं, या जंगली रेशम कहते हैं। तो इनसे जो के पेड़ों पर जो पलने वाले रेशम के कीड़े होते हैं उनको हम लोग इरी सिल्क उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर है मूंगा रेशम का कलर होता है सुनहरा पीला होता है, लाल होता है, श्वेत होता है, या पीला होता है। तो आपको भी पता है कि सुनहरा पीला होता है। नेक्स्ट है कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है उत्कृष्ट कोटि का, मध्यम कोटि का, निम्न कोटि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कता हुआ रेशम का मतलब क्या है? रील्ड सिल्क की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे जो वस्त्र बनता है कौन सा बनता है? निम्न कोटि का बनता है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी लो क्वालिटी का। नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक रेशम में सबसे अधिक लंबे रेशे होते हैं ऊन के, कपास के, लिनन के, या रेशम के। तो किसका बताएंगे आप? रेशम के होते हैं, है ना। ये हो गया हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। फिर राजसी वस्त्र कहा जाता है, इसको तो आप बिना बताए ही बता देंगे, रेशमी वस्त्र को कहा जाता है, राजा लोग पहनते थे, अभी भी पहनते हैं। फिर है कि गोंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंद ढीला करने के लिए कोकूनों को डाला जाता है खौलते हुए पानी में, ठंडे पानी में, उपरोक्त दोनों, या उनमें से कोई नहीं। ये बड़ी ही दर्दनाक बात है कि खौलते हुए पानी में उनको डाल दिया जाता है और उनसे फिर जो है बेचारे मर भी जाते हैं और इतनी बहुमूल्य चीज़ भी हमें देते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं। फिलहाल चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके ऊन और रेशम से, और ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लें, इसी से रिलेटेड या इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। तो अब इसको रिवीजन करिएगा, और जो आपका वॉस्टेड और वो हमने वुलन फैब्रिक पढ़ा, उनमें जो डिफरेंस था, नेट वाले बच्चे तो बिल्कुल ही नोट डाउन कर लें। अभी कई लोग पूछते हैं ना कि नेट की प्रिपरेशन कैसे करें कैसे करें। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अपने अंदर चीज़ों को अडॉप्ट करना है, अपने अंदर चीज़ों को भरना है, ठीक है। भरना इन द सेंस कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी जहाँ से भी मिलती है, एक एक टॉपिक उठाइए और उसका नोट्स बनाइए, उसको समझिए और पढ़िए और लिखिए उसको। देखिए, बिना लिखे कोई भी चीज़ आप मत तैयार करिए, क्योंकि देखिए आपको भी ये बात चीज़ पता है कि हम जितना ज़्यादा सीखने में अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, उतना परमानेंट लर्निंग हमारी होगी। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से आप जो चीज़ पढ़िए उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, चाहे भले आप उसके बारे में 2 लाइन ही लिख लीजिए। अब ये मैंने पूरे 14 पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करा दिए, ताकि जैसे जो लोग के पास बुक ना हो टेक्सटाइल की, और बुक मान लो अगर होगी भी, तो ये जरूरी नहीं कि जिस राइटर की मेरे पास है उसी राइटर की आपके पास भी हो। अलग अलग राइटर की होती है ना। मेरे पास ये जो बुक है, ये रीना खनूजा की बुक है, तो रीना खनूजा मैम की बुक से मैंने ये करवाया है आपको। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास वृंदा सिंह मैम की हो, या फिर हो सकता है आपका प्रमिला वर्मा मैम की हो, तो इस वजह से आपके पास ये दूसरी बुक का कंटेंट आपको मिला। और जितने ही बुक से अलग अलग, देखिए नेट में यही होता है कि आपको अलग अलग बुक से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। फिलहाल ये बातें हो गई, और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जैसे ही आपके स्कीमा में फिट बैठता है। आज आपको बहुत सारे होमवर्क मिले हुए हैं, तो आप लोग उसको ध्यान देना, और अगर किसी क्वेश्चन का कंफ्यूजन है, गलत आंसर हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए फिलहाल अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। आप ऐसा सोच के पढ़ाई करिए कि अगले हफ्ते आपका एग्जाम है ना। बिल्कुल अपने आप को हर तरीके से मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से तैयार रखिए।
और चलिए फ़िलहाल बहुत बातें हो गई, आज बहुत बातें हुई। और ध्यान रखिए अपने दिमाग का, और दिल दिमाग शरीर हर सब चीज़ का ध्यान रखिए। अपनी किताबों का भी ध्यान रखिए। किताबों का ध्यान रखने का मतलब क्या है कि किताबों का भी हालचाल लेते रहिए, पढ़ते रहिए उनको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखिए तब तक।